दोस्तों दोस्तों नमस्कार। मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस मीडिया और इस समय जय भगवान जाटव जी मेरे साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय सूचित परिषद के सुप्रीमो हैं। सर, क्या कहेंगे, अभी देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार मीटिंगें भी चल रही हैं, तो क्या लग रहा है कि अन्नदाता की आवाज़ को सरकार सुन नहीं रही है? क्योंकि लगातार 35 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं और किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे बैठे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर का बॉर्डर हो, कुंडली बॉर्डर हो, सभी जगह बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनकी मांगें अभी तक नहीं मानी गई हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ 2 मांगों को लेकर जो बात हुई है वहाँ पर, पराली को लेकर और बिजली के कानून को लेकर बात हुई है वहाँ पर। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं, 3 बिल जो पास हुए हैं उस पर सरकार बात नहीं सुन रही। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप तमाम किसानों को, क्या अब क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार इतने दिन हो गए हैं? मैं जस्टिस इंडिया का आभारी हूँ कि उसने मुझे आज किसानों की समस्या पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। इस बारे में मैं विकास भाई आपको बताना चाहता हूँ और इस देश को और दुनिया को और जनता को बताना ये चाहता हूँ कि ये सरकार अड़ियल सरकार है। इस सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है, इस सरकार की कोई नीति नहीं है, इस सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। ये अलटप चलती है और इसके अंदर कोई फैसला लेने वाली कोई कमेटी, सब कमेटी भी नहीं है। सिर्फ आरएसएस का इशारा होता है और नरेंद्र मोदी को वही करना होता है जो आरएसएस की तरफ से इशारा है। और आरएसएस के बारे में कौन नहीं जानता? आरएसएस की सोच इस देश के लिए सबसे खतरनाक सोच है। वो इसको बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ कि आज हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? यदि कुछ लोग यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, यदि सिख धर्म के मानने वाले हैं, यदि कोई क्रिश्चियन भाई हैं या और जाति धर्म के आदमी हैं, उनकी संख्या बहुत नगण्य है, उनको कोई पूछता तक नहीं है। तो यदि इस देश को एक रखना है तो नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को अपनी विचारधारा बदलनी होगी। यदि वो अपनी विचारधारा नहीं बदलते हैं तो मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ कि ये देश हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये भारतवर्ष में वो क्रांति होगी जो देखने लायक होगी। और मुझे तो अब लगता है ये क्रांति के दिन आ गए हैं और इस क्रांति के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी और आरएसएस जिम्मेवार होंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो देश के अंदर अफरा तफरी मचा रखी है, जो हालात पैदा कर दिए हैं, वो देश के ऐसे बुरे हालात हो गए हैं कि संघर्ष संभव है। और ये संघर्ष किसानों के आंदोलन से ही शुरू होगा, क्योंकि ये इतने अड़ियल है। ये अभी जो तीनों कानून बनाए हैं, जब ये कानून किसानों को पसंद नहीं हैं, देश के 70% किसानों को ये बात मंजूर नहीं है कि भाई जो ये कानून बनाए ये हमारे हित में नहीं है, तो ये फिर किस लिए कानून लाना चाहते हैं? हर देश की सरकार को ये ध्यान रखना होता है कि उसके देश का हर आदमी सुखी है या नहीं, उस आदमी को कोई किसी तरह की तकलीफ तो नहीं है। उसके हर आदमी का ध्यान रखना, देश के हर आदमी का ध्यान रखना, ये जो सरकार है उसकी ड्यूटी होती है। ये सरकार ने लोगों को नहीं चुना, इस जनता ने, इन किसानों ने, इन दलितों ने, इन पिछड़ों ने, इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने इस सरकार को चुना है। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि 5 साल के लिए तुम आए हो। लेकिन इन लोगों ने ये जो बात कही थी कि हम 50 साल तक राज करेंगे, वो ऐसे ही नहीं कहा था। उसके पीछे कारण था, बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण था ईवीएम। क्योंकि अमित शाह ने सारा अरेंजमेंट जो 2014 का इलेक्शन था वो ईवीएम के द्वारा जीता। 2019 का चुनाव भी ईवीएम के द्वारा जीता। ये ईवीएम को हैक करना है, ईवीएम को अपनी मर्जी से चलाना, ये बहुत आसान सी बात है, ये हैंडल हो सकती है।
अमेरिका में बैठ कर के आदमी वहाँ से इस मशीन को यहाँ हैंडल कर सकता है। ये तो वही बात है जैसे कि कोई आदमी किसी की ज़िंदगी मौत की सारी खबर वो बता देता है कंप्यूटर से। वो क्या बताता है, वो सब झूठ होता है, क्योंकि उसमें जो डालोगे सॉफ्टवेयर में वही आगे बात निकल कर के आएगी। इसीलिए ईवीएम की मशीन में जो चिप बनाई है उस चिप में जो आप डालोगे वही निकल कर के आएगा। छोटी सी बात है, आपके पास ये फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर आपने टाइम फिक्स कर दिया कि ये सोमवार को, शुक्रवार को या शनिवार को 8:30 बजे अलार्म बजेगा, तो ये सोमवार, शुक्रवार, शनिवार को ही अलार्म बजेगा, ये रोज़ नहीं बजेगा। इसमें वो फीड किया जाएगा कि आप ये इस दिन इस टाइम बजेगा। तो ये ईवीएम में ये बात फीड करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो ये इलेक्शन 3 दिन का होता है, इसको एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को 3 बार वोट डला दीजिए, पूरे देश का इलेक्शन हो जाए। और जो शुक्रवार को इसकी गिनती शुक्रवार को ही रात को करा दो या शनिवार को करा दो, क्योंकि इनका टाइम ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि जो उसमें डला है वो 24 घंटे में वो मशीन एक्टिव होती है और एक्टिव होकर के वो सारे वोट को बदल देती है। ऐसा हर साइंटिस्ट ने बोला है, सब लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो ये जो बात कही इन्होंने 50 साल तक अब राज करेंगे, वो ईवीएम के भरोसे पे की है। वो किसानों के या इस देश के दलितों चमारों के ऊपर या ये फैसला नहीं हुआ, ये फैसला ईवीएम के हुआ है। और ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, लाखों आदमी नहीं करोड़ों आदमी मर जाएं, आंदोलन करके मर जाएं, ये ईवीएम नहीं हटेगी, ये ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने सत्ता पर काबिज रहना है। और जो दूसरी पार्टियां अपनी अपोजिशन की हैं उनमें कोई जान नहीं है, कोई क्षेत्रों में काम नहीं है, जनता में जाकर के अपनी ताकत की उन्होंने पहचान नहीं की है। जनता चाहती है कि कोई दूसरी पार्टी आए। इन्होंने जो कहा था कि सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, तो लोगों ने एक बार की बजाय दूसरे बार भी इनको देख रहे हैं। तो पहली बार क्या हुआ था, दूसरी बार अब क्या हो रहा है, ये किससे छुपा नहीं है। तो साथियों, मैं पूरे देश को ये आगाह करना चाहता हूँ कि यदि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो बैलेट पेपर पे ही आना होगा और ईवीएम को हटाना होगा। यदि सरकार ये चाहती है कि हम ईवीएम नहीं हटाएंगे तो ईवीएम को रखो और बैलेट पेपर का भी प्रावधान रखो, दोनों प्रावधान उसमें वहाँ रख दो। वोटर जब वोट डालेगा, वो वोटर जो ईवीएम से डालना चाहे वो ईवीएम से डाल दे, जो ईवीएम से नहीं डालना चाहे, बैलेट पे डालना चाहे, वो डलवा दे, उसमें क्या दिक्कत है। अब ये जो पर्चियाँ निकट कर गिरती हैं, वो पर्चियों को गिनने में क्या तकलीफ है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो क्यों नहीं पर्ची गिनी जाती। पर्ची ना गिनने का भी मतलब है, और जहाँ पर्ची गिनी गई है वहाँ हजारों हजार वोटरों का फ़र्क एक एक सीट पे निकला है। तो वो कैसे निकला, वोट कम ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, ये सारी की सारी जो हेरा फेरी है ये सब उसमें। अब बिहार में क्या हुआ, बिहार में ये 12,000 वोट से जीते हैं, टोटल 12,000 से। इन्होंने दोपहर के बाद, सबको पता था, इन्होंने सब कैप्चर करके और सारी सीटें 40 सीटों के लगभग इन्होंने कैप्चर कर ली। और कैप्चर करके सब लोग अपने, कोई 14 वोट से, कोई 150 वोट से, कोई कितने वोट से, सब जीत करके इन्होंने बिहार को कब्जा कर लिया। यही हालत इनकी बंगाल में होने वाली है, यही हर जगह करने वाले हैं। ये तो प्रमाण है, ये तो प्रमाण है। इन्होंने सत्ता को कैप्चर करने के लिए किन किन प्रदेशों में तोड़ फोड़ नहीं की, किन किन जिनमें भी सरकार बनाई है, इन्होंने यही पैसे के बल पे बेईमानी करके, हेरा फेरी करके सरकार बनाई है। ये हेरा फेरी में मास्टर हैं और इनकी जो नीयत है वो बिल्कुल साफ नहीं है। इनका काम है कि हम सत्ता में रहें, चाहे देश का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे देश खड्डे में चला जाए, इनको उसकी परवाह नहीं है। इन्होंने, इनके अंदर की इंसानियत भी मर गई है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ इनके अंदर नहीं है। जी,
अभी लगातार देश में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, अभी हाल ही में पता लगा कि 600 रेलवे स्टेशन प्राइवेट कर दिए गए हैं, एयरपोर्ट भी प्राइवेट हो रहे हैं, तो इससे जो भारत के तमाम लोग हैं उन पे क्या असर होने वाला है, इस प्राइवेटाइजेशन से क्या असर होने वाला है, और उस वर्ग को जो शोषित पीड़ित वंचित वर्ग है इस देश का, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, इस देश की बर्बादी तय है। जितना ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इससे देश की बर्बादी तय है। गरीब आदमी इतना गरीब हो गया है कि अब उसको खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है। परेशानी बहुत बढ़ गई है। जो इस देश में रोजगार के अवसर थे वो लगभग ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इस देश के लगभग 7 लाख बड़े व्यापारी बैंकों का पैसा लूट के और सारे अपने आप को ये जान करके कि इस देश में गदर होने वाला है, ये देश चलने वाला नहीं है। कुछ लोग तो बैंकों को लूट लिया, सरकार का पैसा मार लिया। कुछ लोगों ने हजारों हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए के लिए एक विभाग बना दिया है कि भाई वो उनका फैसला करे, वो वहाँ सब डूबने वाले हैं। वो सब पैसा अमीरों और डूब रहा है। अब ये पूछा जाए कि भाई उनको पैसा किस आधार पर दिया गया? जब उनको किसी आधार पर पैसा दिया गया, उनकी गारंटी तो ली होगी। जब एक छोटा सा 50,000 रुपये का लोन लेने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की या दूसरे की गारंटी, दलित समाज के एक छोटे से काम करने के लिए जो 1,50,000 में काम करना चाहता हो, उसके लिए इतनी बड़ी गारंटी ली जाती है, तो ये हजारों हजार करोड़ रुपया कैसे दे दिया? सवाल भी मेरा यही है जय भगवान जी, लगातार आप जो फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी है। अगर एक देश का नॉर्मल युवा अगर अपने आप को वेल सेटल करना चाहता है, वो बैंक से लोन लेना चाहता है, तो उसको लोन नहीं दिया जाता है। बहुत सारे पेपर वर्क उसको बता दिया जाता है, इतनी आसानी से उसको लोन नहीं मिलता है। तो वही अगर अगर कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बैंक से लोन लेना चाहता है, तो उसको फटाफट लोन दे दिया जाता है। तो ये जो भाव है, ये जो व्यवहार लगातार बैंकों के द्वारा देश की जनता के साथ हो रहा है, इसको क्या कहेंगे सर आप? इसको देखिए, उनके आका बैठे हैं। धन को लूटने का, सरकार को लूटने का, बैंकों को लूटने का उनका मेन उद्देश्य है। वो मिल बैठ करके, सरकार के साथ मिल बैठ करके देश को लूट रहे हैं, तो उनको तो लोन मिलेगा। गरीब आदमी को लोन क्यों देगा? गरीब आदमी को लोन नहीं मिलेगा। अभी प्रधानमंत्री ने कहा 20 लाख करोड़ रुपया हम लोग इनको दे रहे हैं। कौन सा 20 लाख? MSME को हम इतना रुपया दे रहे हैं, वो छोटी इंडस्ट्री उठ जाएगी। कौन सी इंडस्ट्री उठाई? किसको लोन दिया? ये सब जो मूर्ख बना रहे हैं, ये हम लोग को क्या मूर्ख बना रहे? हम तो दलित समाज के आदमी हैं, हम लोगों का क्या लूटने वाला है? हमारे पास क्या है? लेकिन इन लोगों का ही लूटने वाला है जो आज इस देश को बर्बाद करने में तुले। यही बर्बाद होने वाले हैं। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ये सब इनको समझना चाहिए। जो लोग चतुर चालाक थे, वो तो बैंकों को लूट के या किसी न किसी रूप में अपना इंजाम बाहर करके विदेशों में जा बसे। ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि 7 लाख आदमी जो बड़े इस देश के कैपिटलिस्ट थे, वो इस देश को छोड़ के बाहर जा कर के अपना कारोबार शुरू कर दिए हैं। तो अब तो यहाँ भून का वो रह गए, छोटे छोटे जो अब व्यापारी हैं वो रह गए। वो इस देश को कब तक सींचेंगे, कब तक इसको बचाएंगे? क्योंकि ये सरकार की नीयत भी ऐसी नहीं है कि हम लोग जो गरीब लोग हैं, दूसरे लोग हैं, हाथ के दस्तकार है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, या जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वो काम में निपुण हैं, उनको आगे बढ़ाएं। अब वो उनको आगे बढ़ाएं भी तो उनके पास जगह नहीं है, लोगों के पास रहने को तो घर नहीं है, तो इंडस्ट्री कहाँ लगाएगा? वो डेवलपमेंट करना चाहिए सरकार को कि इंडस्ट्री के लिए छोटे छोटे प्लॉट भी दें, 100 गज, 200 गज, 500 गज, 1000 गज। यदि उस तरह के भी छोटे छोटे इंडस्ट्री के लिए MSME को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री के द्वारा इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप की जाए, उनमें लोगों को जो एक्सपर्ट हैं उनको काम करने का मौका दिया जाए, तो देश उठने के कोई चांस हैं। लेकिन ये लोग तो चाहते नहीं। आपको विकास जी नहीं पता, इस देश की कोई भी सरकार आई हो, किसी की भी नीयत साफ नहीं रही। वो चाहते हैं इस देश में गरीबी बढ़ी रहे। किसान 2 रोटी अच्छी खा रहा था अपना कमा करके, उसको भी चाहता है वो भी गरीब हो जाए और अमीर हो जाए।
तो इस देश में जो व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है वो देश के लिए बहुत खतरनाक तो है। जय भगवान जी, सवाल भी मेरा वही है, फिर अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पहला सोल्यूशन है कि नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार हटे और इसमें इसकी जगह एक नेशनल गवर्नमेंट या कोई ऐसी सरकार बने जो गरीबों का बिना जाति धर्म के भेदभाव के जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार आए। ऐसी सरकार आने की संभावना है, लेकिन जब तक ईवीएम नहीं हटेगी ऐसी सरकार नहीं आ सकती। सर मेरा अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, मेरा ये है कि इस देश को बचा लो, इस देश को बचा लो। ये लोग, ये भाजपा के लोग किसानों पे हमला करने की सोच रहे हैं, पर इनको नहीं मालूम कि जब तुम ये हमला करोगे इस देश पे, यदि हमला तुम इस किसानों पे हमला करोगे तो ये याद रखना, ये जितना हमले का आदेश दोगे उतना इस देश में रिवोल्ट हो जाएगा, क्योंकि किसान के बेटे ही सब डिफेंस में उन्हीं के हैं, मिलिट्री में उन्हीं के हैं, एयरफोर्स में उन्हीं के हैं, नेवी में उन्हीं के हैं, सीआरपीएफ में उन्हीं के, बीएसएफ में उन्हीं के हैं। सारे दलों में किसानों के 60-70% आदमी आज इस देश की रक्षा कर रहे हैं, इस देश की सुरक्षा में तैनात हैं। यदि इन्होंने उनके ऊपर लाठी, गोलियां या इस तरह के डिफेंस या मिलिट्री लगाने की कोशिश की तो वहाँ रिवोल्ट होगा। मिलिट्री के आदमी को मारेंगे, सीआरपीएफ के आदमी सीआरपीएफ को मारेंगे आपस में, क्योंकि किसान के बेटे अपने उस पर नहीं चलाएंगे और वो गोलियां फिर आपस में चलेंगी। सीआरपीएफ के जवान जो किसान के बेटे हैं वो अपने आदमी पे गोली नहीं चलाएंगे, वो गोली का मौका मिलेगा तो वो अपने साथी जो दूसरे आदमी हमारे किसानों पे गोली चला रहे हैं उनके ऊपर गोली चलाएंगे। और इस देश में गृह युद्ध ऐसा जोरों से हो जाएगा कि उसको संभालने वाला ना मोदी के बस की, ना मोदी के बाप के बस की। हालात इतने बुरे होने वाले हैं, ये लोग इस देश को बर्बाद, इनका क्या जाने वाला है। ये तो आदमी रोज़ सूट बदलने वाले, रोज़ ऐशो आराम की जीने वाले, ये तो अपना थैला टांगे फिर भाग जाएंगे। और इन्होंने ब्लैक मनी इतना इकट्ठा कर लिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे इनके पार्टी के दूसरे आदमी हो, इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। जब वो नोटबंदी का मामला चला तो सबसे पहले ट्रक गुजरात में पहुँचे और गुजरात में ट्रक पकड़े गए। ये सबके किसी छुपा नहीं है, सब अखबार में आया कि इन्होंने ट्रक, करेंसी चेंज हो रही रात को 8 बजे, दो दिन पहले ट्रक वहाँ पहुँच गए नोटों के भर करके, और सब लोग इन्होंने अपने नोट वहाँ बदल लिए और बदल करके नोटों का अपना जो करना था वो कर लिया। ये सबको पता है। इन्होंने कहा था अब जो आदमी इतने झूठ बोले कि मैं ब्लैक मनी विदेशों से लाऊंगा, ब्लैक मनी लाऊंगा और 1 महीने में लाऊंगा, 2 महीने के अंदर सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भेज दूँगा। इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, महंगाई दूंगा, इतना ये करूंगा वो करूंगा, कितना झूठ बोला। लोग बहकावे में आ गए, उस झूठ पर विश्वास करके लोगों ने मन बना लिया कि भाई हाँ इनको आदमी को इसको लाना चाहिए। लेकिन इतना झूठ फरेब करके देश की सत्ता पर बैठना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो सब अच्छी बात नहीं है। आज देश का हर इंसान, जो मैं चारों तरफ निकलता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, तो मोदी को इतनी गालियाँ दे रहे हैं, मोदी बीजेपी की सरकार को और स्पेशली नरेंद्र मोदी को लफंडरबाज, गुंडा, बदमाश, बीवी को छोड़ दिया, किसी के साथ न्याय नहीं किया। जो आदमी अपने घर परिवार वालों के साथ न्याय नहीं कर सकता, अपनी बीवी के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो देश के साथ क्या न्याय करेगा। सारे रंडवे बैठा दिए हैं, हरियाणा में रंडवा बैठा दिया, यूपी में रंडवा बैठा दिया। जिन आदमियों को घर नहीं चलाना आया, जो अपने घर में माँ बाप की सेवा नहीं कर सके, जो आदमी देश दुनिया को नहीं समझ सके, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सके, वो लोग जो इस देश को संभालेंगे, प्रदेशों को संभालेंगे। और गुंडागर्दी करके और बकवास करके कहते हैं कि उसकी खैर नहीं, उसकी खैर नहीं। अरे ये सत्ता तो 5 साल के लिए आई है, ये भी तो सोच कर रखो कि हमें देश में काम करना है, देश की भलाई के लिए काम करना है। हमें
देश में अपना नाम कमाना है, नाम अच्छे में कमाना चाहिए। ये सारे लोग जितने देश के लोग हैं, मैं कहता हूँ 95% लोग, मैंने अपने मुंह से गाली, इतनी भद्दी भद्दी गाली मोदी को देते हैं। क्या मोदी के पास तक ये गालियाँ नहीं पहुँच रही? हमारे पास तक पहुँच रही। हम लोग बता रहे हैं मोदी जी, इतनी गाली आज तक, इतने भद्दे शब्द आज तक किसी को नहीं मिले जितने शब्द, जैसे गंदे गंदे अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए आप समझो और इस देश में प्यार मोहब्बत पैदा करो। इस देश को सही रास्ते पे ले करके, गरीब मजदूर कोई भी हो, सभी के साथ समान विचार रख करके, समता का भाव रख करके सबको आगे बढ़ने के लिए बनाओ और उनके साथ मदद करो। इन्होंने कभी मॉब लिंचिंग हुई, क्यों नहीं बोले मॉब लिंचिंग पे? जो करेगा उनको क्यों नहीं पकड़ के जेल के अंदर डलवाया? और वैसे आदमी को मॉब लिंचिंग के अलावा गाय के नाम पर गाय का मीट ले जा रहे, गाय को ट्रक में भर करके ले जा रहे। अरे गाय को यहाँ नहीं ले जाते, ये कहते हो मेरे घर भेज दो ना गाय। मोदी अपने घर गुजरात में इकट्ठी करवा लेता है गाय, जितनी भी गाय जा रही है तो पाल के तो दिखा। अब गाय को पकड़ पकड़ करके आदमी मॉब लिंचिंग हो रही, ये कोई बात है? और मोदी चुप रहे, प्रधानमंत्री यदि एक लफ्ज भी ना बोले और उन आदमियों को बंद नहीं कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना कराए, ऐसे आदमियों को सह दे जो आदमी, देश कहाँ बचेगा? देश तो तभी बचेगा जब इंसाफ की बात करोगे, जब सबके साथ, चाहे वो किसी जाति धर्म का आदमी हो, सबके साथ आप न्याय की बात करोगे तभी देश बचेगा ना। इस तरह देश नहीं बचने वाला। और इन सब बातों को कहने के बाद, इन सब बातों के बाद मैं इस देश के किसानों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग इनकी बात को समझ लो। आप बार बार मिलके जाके बातें कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला। इस सरकार से, भाजपा सरकार से, नरेंद्र मोदी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये तीनों कानून ये सरकार कभी वापस नहीं लेगी, चाहे वहाँ पर लाशें बिछ जाए, चाहे वहाँ पर गोलियाँ चले, चाहे बिलटी लगानी पड़े आपको। ये मैं बता दूं, ये आपके 150 जो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता उनकी लिस्ट बना रहे, उनको पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे और बाकी लोगों पे लठ और गोलियां बरसा करके उनको यहाँ से सब बॉर्डरों से भगाएंगे। ये इनकी नीयत में है। लेकिन किसान लोगों को मैं समझा रहा हूँ, किसी आदमी ने ये बात नहीं की, मैं कह रहा हूँ और मैं वो बातें करता हूँ जो मैंने अपने कम से कम 50 साल के जीवन में, उम्र मेरी 75 है लेकिन 50 साल के जीवन में मैंने जो सीखा है, और बड़े बड़े लोगों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ मैं बराबर रहा हूँ, बैठा हूँ, मिला हूँ, मेरे संपर्क भाई जैसे रहे हैं हर प्रधानमंत्री के साथ। तो मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि भाई ये लोग तो आपकी बात मानने वाले नहीं। आप उनके मांग रख रहे हो, बार बार जा रहे, बार बार वो आपके हाथ में थूक रहे हैं, आपको थूक के चटवा रहे हैं और आप थूक करके चाट करके उनकी बातों को मान करके आ जाते हैं। ये दूध यहाँ इसमें मक्खन निकल, इस दूध में मक्खन नहीं है, इसमें नहीं निकलने वाला। ये छाछ भी नहीं है जो आपको छाछ ही मिल जाए। इसलिए आप लोग ये भूल जाओ। इसका एक समाधान है, इतने किसान देश में हैं, इतने दलित हैं, इतने मुस्लिम भाई हैं, इतने पिछड़ी जाति के लोग हैं और सब जाति धर्म के लोग आपको किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप एक पार्टी, किसान पार्टी की घोषणा कीजिए, आप कर दीजिए राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी, आप या स्वतंत्र किसान मजदूर पार्टी नाम रखिए, बनाइए। आप लेने की बजाय देने वाले बनिए। आप इनसे भीख मांग रहे, ये आपकी भीख मांगने की बात सुन रहे हैं, ये कभी नहीं सुनेंगे। आप अपने 300 किसान भाई को चुन करके पार्लियामेंट हाउस में भेजिए। 2024 आया है, ये 3 साल जो अभी हैं इनको अपनी छाती के ऊपर सहन करके 3 साल गुजारिए, पूरे देश में प्रचार प्रसार करिए, पूरी पार्टी को खड़ा करिए और खड़ा करके कम से कम 300 आदमी को चुनवा करके हाउस में भेजिए। उसमें दलित भी 131 आदमी जाएंगे, मुसलमान भी 10 भी जाएंगे और लोग भी जाएंगे। इसलिए और आप तय करिए, ये तय करिए कि एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं देगी ये पार्टी जो बनाओ, और फिर देश को देखिए आप कैसे चेंज होता है, देश कैसे दौड़ता है। ऐसी सरकार बनाइए जिसमें हर आदमी की इज्जत हो, प्यार हो, देश को आगे बढ़ाने की क्षमता हो।
ऐसे लोग जब जाएंगे पार्लियामेंट हाउस में जा कर के, ये तीनों कानून तभी निरस्त हो सकते हैं, इससे पहले निरस्त होने की कोई संभावना नहीं है। आप अनाउंस तो करिए, आप देखिए ये तीनों कानून निरस्त होते हैं कि नहीं होते। आप पार्टी के गठन की घोषणा तो करिए, इनकी मैया मर जाएगी, बीजेपी और कांग्रेस की, आरएसएस की, सबकी। ये सब लोग को पता लग जाएगा कि किसान आदमी भी समझदार है, उसके अंदर भी पढ़े लिखे लोग हैं, उसके आदमी रक्षा में मिलिट्री में उसके आदमी हैं, एयरफोर्स में उसके आदमी हैं, सब जगह। और कम से कम छोटी छोटी जो जगह हैं, जितने भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज में उनके आदमी भरे पड़े हैं, वो कंट्रोल करेंगे, देश को चलाएंगे, सब मिल करके चलाएंगे। इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी और उसका ग्रुप आरएसएस या अमित शाह जो भी हो वो रहेंगे गद्दी पर, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। आप अपनी बात को, सत्ता में बैठिए, पार्लियामेंट हाउस में आप घुसिए, वहाँ से बैठ करके आप अपने लिए कानून बनाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी इस देश का भला हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मेरा अपना फ़ोन नंबर भी है, मेरे अपने पते भी हैं, सब जानते हैं। आप यहाँ कभी भी, मैं सभी किसान भाइयों से ये आखिरी निवेदन करता हूँ कि पार्टी के गठन की घोषणा 4 तारीख की बात करिए, और उसके बाद आप पार्टी गठन की घोषणा करिए कि पूरे देश में किसानों की पार्टी काम करेगी। और 3 साल आप घूम करके पूरे देश में एक अपने तैयारी करिए, और 2024 में होने वाले इलेक्शन में सत्ता पर काबिज होइए और अपने लिए कानून बनाइए, तभी ये संभव है कि ये 3 कानून रद्द हो। ये कानून इससे पहले रद्द नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू।